बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसके सेकंड यूनिट की तरफ। ये यूएचएस का यूनिट नंबर 2 होगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, और जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इनसे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और किस तरीके के क्वेश्चन डेवलप होते हैं वो आपके सामने चंद एक मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। कुछ बच्चों इनको डिस्कस करेंगे, और ये बात याद रखिएगा, ये मैकेनिक्स है और इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ शेयर कर लें और डिस्कस कर लें, कि आपको जब पेपर के अंदर एमसीक्यू आए तो वो आपको मालूम हो कि हमने पहले इस तरह का किया हुआ है। लेकिन बच्चों फिर भी इस तरह के चैप्टर के अंदर आपका विजन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने बड़े विजन के साथ इन चैप्टर को प्रिपेयर कर सकें, उतना ही आपके लिए ये बेटर होगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो फिर हम इसको मोशन कहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमें जो डिस्कस करना है, आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस होता है वो टोटल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ की है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P से Q की तरफ आता है, और इस ग्रीन कलर का जो आपको एक ट्रैक नजर आ रहा होगा, इस पाथ पे ट्रेवल करता हुआ आता है। अब अगर हम पॉइंट P और Q के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें, तो बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P और Q एक स्ट्रेट लाइन से अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और जो ये टोटल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस होगा। दोनों ही सिलेबस का हिस्सा है, तो आपने दोनों को करना है। और बच्चों सिंपल चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी यूनिट है, डायरेक्शन है, ये चीज़ें भी इक्वल इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बच्चों डायरेक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। यानी जिसको हम कहते हैं ना, मुंह चुक के जिधर कोई जा रहा होगा, वही डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। अगर ऑब्जेक्ट P से Q की तरफ आ रहा हो तो फिर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों P से Q होगी। और अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा होता Q से P की तरफ, तो फिर बच्चों ये डायरेक्शन Q से P की तरफ हो जाती। यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है वही डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों उसके बाद एक पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर हमें इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी इंस्टेंट पर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी पॉइंट P पर उसकी पोजीशन ये R1 दी हुई है, और किसी दूसरे पॉइंट पर इसकी पोजीशन R2 दी गई है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों वो देख लें कि आपने पढ़ा हुआ है, और ये एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आपको दो पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो फिर ये बन जाएगा R2 माइनस R1 के R2 में से R1 को माइनस कर दें। अब ये आप R2 में से R1 को अगर माइनस कर दें तो R2 आपके पास 5i प्लस 3j है, R1 2i प्लस 5j है। तो अब आप जब इसको माइनस करेंगे, तो बच्चों माइनस करने के बाद मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5i में से 2i माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3i, और इसी तरह 3j में से जब माइनस 5j करेंगे, सो 3j माइनस 5j कितना आ जाएगा? माइनस 2j आ जाएगा। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पॉइंट P और Q के दरमियान। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिर बच्चों आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, आपको याद हो शायद कि 3 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, माइनस इग्नोर कर देते हैं,
तो ये हमारे पास 9 + 4 13 आ जाएगा, और √13 भी ऑप्शन हो सकती है, और √13 जो है ये तकरीबन 9 और 16 के इन बिटवीन है, तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 3.3 या 3.4 के करीब ये आंसर आ जाएगा मीटर्स। तो बच्चों एक पॉसिबिलिटी जो ये है डिस्प्लेसमेंट की, और एक और चीज ध्यान में रखिएगा एक फैक्ट के तौर पे कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस s, ये हमेशा या तो ग्रेटर होता है d से या उसके इक्वल होगा। अब ग्रेटर तो हमेशा ही होता है, इक्वल कब होता है? इक्वल उस वक्त होगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो। अगर ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ पे आने की बजाय मूव ही इस लाइन पर कर रहा हो, कि इस तरह स्ट्रेट आया हो P से Q की तरफ, अब अगर आप देखें तो डिस्टेंस भी यही है क्योंकि यही पाथ उसने कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो बच्चों फिर यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस केस में S और D आपस में सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, इक्वल होंगे। अदरवाइज तो बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों नेक्स्ट देखें, ये पेपर का क्वेश्चन है कि आपके पास अगर आ जाता है कि फाइंड द रेशियो इन अ सर्कल अक्रॉस इट्स डायमीटर बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ, वो आपने ज़हन में रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस द डायमीटर अगर आपको कैलकुलेट करने को कह दिया जाए कि इनका रेशियो निकालें, यानी रेशियो आपको कैलकुलेट करना हो s का बच्चों किसके साथ? d के साथ। अब एक दो बातें इसकी जहन में रखिएगा सर्कल के बारे में कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस है कि आप किसी एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करें और फिर उसी जगह वापस आ जाएं तो ये सर्कमफेरेंस कहलाता है, और ये 2πr के इक्वल होगा। तो इसी तरह अगर मैं डायमीटर के क्रॉस लूं तो ये डायमीटर बन रहा है। आमतौर पर बच्चों डायमीटर को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखा जाता है, तो दो रेडियस मिलकर डायमीटर बनाते हैं, यानी इनके दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशन है d = वो 2r होता है। तो अगर मैं क्रॉस द डायमीटर लूं, यानी 2 पॉइंट्स डायमीटर के क्रॉस लूं ये वाले, तो बच्चों ये फिर इस तरह बनेगा कि मैं इस सर्कल को छोड़ देता हूं, ये अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो कि इस केस में कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2r के इक्वल आ जाएगा, और डिस्टेंस ये, अब पूरे सर्कल का डिस्टेंस तो 2πr होता है, तो हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा जी, वो बच्चों बन जाएगा πr। अब r दोनों तरफ से कट जाएगा, तो बच्चों रेशो क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। बच्चों वही हाजिर दिमागी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसने डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस पूछा, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट उधर कर देना है और डिस्टेंस इधर कर देना है, तो वो आपने देखना होता है कि किसको पहले उसने लिखा है, आपने भी उसी को पहले लिखना होता है। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से ये हमारे सामने जो है ऑप्शन जो है वो मे भी हो सकता हो कि 3.14/2 भी दी जा सकती है, यानी जरूरी नहीं कि पाई की फॉर्म में हो। वैसे पेपर में जब आया था तो ये पाई की फॉर्म में था, लेकिन 3.14 भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। इस तरह के सवाल जो हैं वो नम्स में देखे हैं या ई-कैट के अंदर देखे हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ईस्ट, एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब सबसे पहला काम इसमें ये किया करें, ये बना लिया करें कि जो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, जिसके लिए एक जुगाड़ है नस वे, यानी पंजाबी का नस वे, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसको बना लें। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करनी शुरू कर दें कि ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है ईस्ट, अब ईस्ट किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ये बच्चों डायरेक्शन होगी ईस्ट की तरफ, कितना मीटर, 5 मीटर, देन स्ट्रेट नॉर्थ, और उसके बाद वो स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब नॉर्थ ये है, तो बच्चों ये बन जाएगा स्ट्रेट नॉर्थ, कितना, 4 मीटर। अब वो आपसे पूछता है हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, के स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना दूर जा चुका है। अब आपको अगर ये डिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो बच्चों ये अब आपके सामने, अगर आप इसकी
राइट एंगल ट्रायंगल जब बना लेंगे तो आपको सोल्यूशन खुद ब खुद समझ आ जाएगा, और अगर आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये फिर नहीं होगा। याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर जितने भी एमसीक्यू हो, चाहे वो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, दो टेक्निक्स हैं सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करने की। या वो ड्रॉ हो जाता है और अगर आप उसको ड्रॉ कर लें तो वो सॉल्व हो जाएगा, या उसकी इक्वेशन बना लें। तो ये देखें, जैसे यहां मैंने ये इक्वेशन बनाई तो ये सॉल्व हो गया, या वहां इक्वेशन बनाई तो सॉल्व हो गया, और इसको अगर मैं ड्रॉ कर लिया है तो बच्चों आप देखिए ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों ये सिंपल है, ये अब हाइपोटेनस बन रहा है, ये बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 16 जो कि स्क्वायर रूट 41 है, और स्क्वायर रूट 41 तकरीबन कितना होता है बच्चों, ये इक्वल आ जाएगा 6.4, और यूनिट जो यूज हुई हैं वो मीटर यूज हुई हैं, तो आप भी मीटर ही लगा दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अच्छा बच्चों, अगर इसी में डायरेक्शन भी पूछी हो कि अब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है इस वक्त, तो अब आप ये देखिए कि यहां से ये नॉर्थ बन रहा है और ये क्या बन रहा है इस तरफ, ये बच्चों ईस्ट होगा। तो ये है पोजीशन ऑब्जेक्ट की, तो ये किस किस के दरमियान है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है। तो इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पर बताएं तो फिर हम कहेंगे 6.4 मीटर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कहीं पर भी है। ठीक हो गया। तो फिर बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है कि जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड भी पूछे, अगर डायरेक्शन भी पूछ ले तो वो जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपको उसकी डायरेक्शन भी समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने कुछ एस्पेक्ट्स मैंने रखे हैं डिस्प्लेसमेंट के। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी की तरफ, के स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसके मुकाबले में वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, इसको स्पीड या एवरेज स्पीड भी कहते हैं। जब आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं एवरेज स्पीड कहलाता है। जबकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है, ये वेलोसिटी कहलाती है। एक बच्चों जो मजे की एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चा एक जो मिस्टेक करता है उससे रिलेटेड मैंने यहां पर एक क्वेश्चन को राइट डाउन किया है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एवरेज स्पीड व्हेन अ कार ट्रेवल एज, कि इस कार की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें अगर ये कार इस तरह ट्रेवल करती है कि 10 मीटर पर सेकंड कवर करती है एक सेकंड के अंदर, 20 मीटर पर सेकंड कवर करती है फिर एक सेकंड के अंदर, और 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है 2 सेकंड्स के लिए। तो अब हम देखें कि अब बच्चा क्या करता है, उसको पता होता है कि ये तो स्पीड्स हैं और एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो वो एक डायरेक्ट मेथड यूज करता है, और वो क्या कि वो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देता है। अब अगर मैं ये काम करूं कि तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करूं तो बच्चों 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30, सो 30 प्लस 30 60 आ जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाय 3, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी ये आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं कंसेप्ट की तरफ कि स्पीड हमने अभी डिस्कस किया कि स्पीड कैसे डिटरमाइन की जाती है। बच्चों स्पीड डिटरमाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ओवर टाइम, कि डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ये स्पीड्स या वेलोसिटीज का एवरेज नहीं होता, ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है।
अब देखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता हो तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा एक सेकंड में? तो 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो एक सेकंड के अंदर बच्चों वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? जी वो कवर करेगा 10 मीटर। फिर उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड है एक सेकंड के लिए, तो उसमें वो 20 मीटर कवर कर जाएगा। फिर स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड्स के लिए, तो बच्चों इसमें कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? इसमें जो डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि एक सेकंड में 30 कवर होगा 30 मीटर पर सेकंड, तो बच्चों 2 सेकंड्स में फिर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये बन गया 60 मीटर। अब काउंट करें कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। जी अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है 10 + 20 30 और 60 90 मीटर। कितने टाइम में बच्चों? 90 मीटर 1 2 and 2 4 सेकंड्स के अंदर। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है ये 90 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, और कितने टाइम के अंदर बच्चों? 4 सेकंड्स के अंदर। ये होता है कंसेप्ट एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? जी ये आ जाएगा 4 2 8 और जी 22.5 मीटर पर सेकंड। और वैसे आंसर जब हमने एवरेज लिया था तो 20 आ रहा था, और जब इस तरीके से हमने सॉल्व किया है तो ये 22.5 आया। याद रखिएगा ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि जब उन्हें एक से ज्यादा स्पीड्स दे दी जाती हैं, वो एवरेज पूछते हैं तो वो क्या करते हैं? वो स्पीड्स का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज स्पीड ऐसे नहीं होती, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, ये जो आपके पास आएगा ये एवरेज स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स यहां से लाहौर के लिए निकलता है और उसकी आप स्पीड्स लें कि किसी टाइम पर ये थी, किसी पर ये थी, किसी पर ये थी, आपको 10 वैल्यूज दे दी जाती हैं सरगोदा से लेकर लाहौर तक, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है। याद रखिएगा आपने उन स्पीड्स का एवरेज नहीं लेना होता, बल्कि आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि सरगोदा से लाहौर कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 180 किलोमीटर है, आपने डिस्टेंस देखना है कि 180 किलोमीटर, और उस शख्स ने वो कितने टाइम में कवर किया, उस टाइम से डिवाइड कर दें। अब चाहे वो आपको स्पीड्स की 10 वैल्यूज दे रहा है, 20 दे रहा है, याद रखिएगा एवरेज का उससे कोई कंसर्न नहीं होता। एवरेज स्पीड हमेशा कैलकुलेट की जाती है टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके। तो आपने हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है, उनको डिवाइड करना है। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन बता देंगे साथ में तो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद एक और टाइप होती है वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। अगर डिस्टेंस कवर होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो फिर उसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। फिर बच्चों एक होती है जिस पर क्वेश्चन नहीं आया कभी, लेकिन इसका डर रहता है, वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। कि रिलेटिव वेलोसिटी, अब रिलेटिव वेलोसिटी के रूल्स हैं वो राइस की बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। बच्चों बड़ा मजे का डाटा है जो राइस की बुक में दिया गया है, बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स अगर आप डायरेक्ट याद कर लें और टेस्ट के दौरान वो फैक्ट्स अगर आपके माइंड में रहते हैं तो याद रखिएगा फिजिक्स आपकी गड़बड़ नहीं होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना रिलेटिव टू अदर। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल इसके रूल्स याद रखिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। अब होता यह है कि आमतौर पर हम ये लेते हैं क्योंकि जी वेक्टर हैं और दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बच्चों रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी में वो ऐड होते हैं। और इसी तरह सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हो तो फिर उनकी रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी जब कैलकुलेट करनी हो तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बच्चों इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू देखते हैं, और वो ये है कि फर्ज कर लें ये एक ट्रेन है
ये आपको लग तो नहीं रही होगी, लेकिन कोई नहीं, फिजिक्स वालों की डायग्राम ऐसी ही होती है। तो अगर हम इसको ले लें कि एक ट्रेन है, 160 मीटर की एक ट्रेन है, और एक कार जिसका आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि मुंह किस तरफ है, इसलिए बच्चों मैंने तीर का निशान बना दिया कि चाहे मुंह इसका दूसरी तरफ है लेकिन ये जा इस तरफ रही है। किस स्पीड के साथ? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। और एग्जैक्टली जब ये कार और ट्रेन का ये एज ऊपर नीचे सेम वर्टिकल पोजीशन पर है, अगर हम यहां से टाइम स्टार्ट करें इस कार का, तो कितने टाइम के अंदर ये कार इस ट्रेन के दूसरे एज को क्रॉस कर जाएगी? कितना टाइम इसको कंज्यूम होगा? अब बंदा इसके अंदर बैठ के जब सोचता है तो उसको होता है कि टाइम निकालना है, डिस्टेंस तो उसको पता चल रहा होता है कि 160 मीटर कवर होगा, तो डिस्टेंस उसको मालूम है कि s इक्वल क्या होगा बच्चों? vt होगा। लेकिन अब साथ ही उसको ये समझ आती है कि जी वेलोसिटीज तो दो हैं, एक कार की है एक ट्रेन की है, तो अब इसमें कौन सी वेलोसिटी यूज करनी है? याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब दोनों चीजें मूव कर रही होंगी तो आपने जो स्पीड यूज करनी होगी वो बच्चों रिलेटिव स्पीड यूज करनी होगी। कि रिलेटिव स्पीड क्या है और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अब दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो बच्चों आपने क्या करना है? दोनों को ऐड कर लेना है। तो बच्चों आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 160 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 15 प्लस 10 बच्चों 25 आ जाएगा। और उसके बाद टाइम t जो कि हमें डिटरमाइन करना है। अब इसको ले आए जी इस तरफ, लाकर इसको डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास तकरीबन कितना आ जाएगा जी? ये बन जाता है 5, 32 और जी ये बच्चों आ जाएगा 6.4 सेकंड्स के अंदर जो ये कार होगी ये 160 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगी, यानी इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन अब एक और तरीके से ट्राई करते हैं कि अगर हम ये ले लें कि कार इस तरफ जा रही हो, इस तरफ, और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में है। अब ट्रेन और यानी सिचुएशन हम ये ले लेते हैं कि अब ट्रेन को हम इस जगह पर ले लेते हैं कि इस जगह पर है ट्रेन, कि अब ये है। तो आपसे अब ये पूछ लिया जाए कि ट्रेन कितने टाइम में कार को ओवरटेक कर जाएगी? क्योंकि अब बच्चों ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ट्रेन ज्यादा स्पीड से आ रही है। अब अगर दोनों ट्रेवल कर रहे हैं इस तरीके से तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, वो 15 है और ये 10 है, तो कितने टाइम में ट्रेन इस कार को क्रॉस कर लेगी? यानी 160 मीटर डिस्टेंस जो कवर होना है इनके दरमियान, वो कितने टाइम में कवर हो जाएगा? अब बच्चों वही रिलेशन फिर से आपने यूज करना है कि s हमारे पास आ जाएगा जी, स्पीड उसी तरीके से आपने रिलेटिव लेनी है, टाइम आ जाएगा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें कि 160 मीटर का डिस्टेंस है रिलेटिवली जो कवर होना है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड अब सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15 माइनस 10 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू t आ जाएगा। अब 160 ओवर 5 इन्हें डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 32 सेकंड्स। 32 सेकंड के अंदर ये ट्रेन इस कार को क्रॉस कर लेगी अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बच्चों बहुत यूनिक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये एस्पेक्ट है रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी वाला। हमारी यही दुआ होती है कि इस तरह के एस्पेक्ट ना ही आपसे पूछे जाएं तो बेहतर है। लेकिन बच्चों ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आसान है। जस्ट आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर लेना है और सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट कर देना है। लें जी, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी के बाद अब नेक्स्ट बारी आ जाती है एक्सेलरेशन की। बच्चों एक्सेलरेशन क्या है?
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको नजर आ रहा होगा। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है कि वेक्टर कंपोजिशन होते हैं दो चीजों का, जी मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का जो चेंज है कि जब वेलोसिटी में चेंज आना है तो ये चेंज दोनों में से किसी में आ सकता है। एक कि चेंज आ सकता है मैग्नीट्यूड के अंदर और डायरेक्शन चेंज ना हो, या डायरेक्शन के अंदर चेंज आ सकता है और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। बच्चों ये वाला पार्ट अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है, ये चैप्टर 5 में जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता है और उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही होती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो वहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है, ये एक खूबसूरत सा मेरे फेवरेट कलर का ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा जी, कि एक ऑब्जेक्ट इस तरफ ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसकी इस पॉइंट पर, और जब इस पॉइंट पर आता है तो भी यही डायरेक्शन ऑफ मोशन है। यानी देख लें इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट करें कि इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है कि Vf माइनस Vi ओवर T होगा। तो Vf आपके पास 15 है और बच्चों Vi कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय टाइम बच्चों कितना कंज्यूम हुआ है 2 हुआ है, तो ये 15 माइनस 5 10/2 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा है, आपने इसको पहले भी किया हुआ है। और इसके साथ फिर टाइप है एक्सेलरेशन की, दो तरह के एक्सेलरेशन या टाइप्स का मतलब है यहाँ पर के पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हवाले से। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो हम कहते हैं, या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो फिर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं ले लूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है। अगर मैं कहूं कि इनिशियल 15 थी और ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था और 15 से कम होकर 5 हो गई, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? अब क्योंकि वेलोसिटी 15 से 5 हो गई है तो ये रिड्यूस हुई है, तो ऐसा एक्सेलरेशन फिर क्या होता है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा बच्चों ये डायरेक्शन के हवाले से है। फिर याद रखिएगा इसके अंदर बच्चा जब सोचता है तो उसको लगता है कि यार डायरेक्शंस तो बड़ा अजाब है, इसको किस तरीके से करेंगे, लेकिन बच्चों ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी सिंपल सी हैं डायरेक्शंस। आपके लिए एक जुगाड़ तैयार किया है, सिर्फ ये दो चीजें तैयार कर लें बस सारी डायरेक्शन हो जाएंगी। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालना सबसे आसान है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वही डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम हो जाए तो याद रखिए वही वेलोसिटी की भी है। आंखें बंद करके ये चीज लगा दें, टीचर पे ट्रस्ट करके कि सर ने कहा था तो फिर ठीक ही कहा होना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कभी अपोजिट या किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकते, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट जिधर मुंह चूक के ऑब्जेक्ट जा रहा है वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, तो वही वेलोसिटी की भी। अब एक्सेलरेशन उनके सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर वगैरह इस तरीके से, यानी एक्सेलरेशन इनके विद रिस्पेक्ट टू अपने डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो फिर तीनों की सेम डायरेक्शन होगी, और अगर स्पीड डिक्रीजिंग है तो फिर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम ही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हो जाएगी। बच्चों अब एक और गिफ्ट आप लोगों के लिए जो तैयार किया है
है, आप भी कहेंगे क्या पैकिंग की है सर ने 6x6 की। ये ग्राफ हैं जिन्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में काम की चीज़ें जो करने वाली हैं वो क्या हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो एस्पेक्ट हैं। एक कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और आप उस ग्राफ का एरिया डिटरमाइन कर लें तो वो आपको डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट बताता है। याद रखिएगा, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। और उसकी वजह क्योंकि ग्राफ से आपको डायरेक्शन नहीं पता चलती, तो जब डायरेक्शन नहीं आती तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बन सकता, डिस्टेंस बनेगा। और बच्चों ये क्योंकि एरिया वगैरह कैलकुलेट करना फार्मूले आते हैं बच्चों को, और ये हम चैप्टर 17 में भी कर चुके हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, बस ये ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगा लेकिन अब मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा कि जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें वैल्यू देता है डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये ना यही एमसीक्यू आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, या बोथ होते हैं, दोनों होते हैं, तो याद रखिएगा डिस्टेंस की वैल्यू होती है क्योंकि डायरेक्शन आपको नहीं मिलती ग्राफ से। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको पता है किसकी वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो इसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? अब बच्चों एक तो ये होता है कि मैं हर साल देखता हूँ बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे फिर भी मुंह अड़ के अच्छा सर ठीक है। एक है कि ग्राफ को देखकर याद कर लें कि इस तरह का होगा तो ये स्लोप होगा, इस तरह का होगा तो ये स्लोप होगा। फॉर एग्जांपल यही पॉसिबिलिटीज हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर इस तरह का ग्राफ है जिसमें आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, तो tan 0 इसका कैलकुलेट कर लें। जो स्लोप होता है ना वो tan थीटा भी होता है। तो बच्चों इस ग्राफ का स्लोप कितना आ जाएगा? 0। और जब इसका स्लोप 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। दूसरा ग्राफ देखें, ये ग्राफ किसका है? बच्चों इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर t पर ये वेलोसिटी ये बन रही है, यानी इतने टाइम पर ये है, इतने टाइम पर फिर ये बन रही है, तो ये वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही है। लेकिन पहले सेकंड में फॉर एग्जांपल जितना चेंज आया है दूसरे में भी उतना ही आया है, तो ये इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखिएगा कि एक और बात कि ये ऐसा ग्राफ है जिसका एंगल या स्लोप नहीं चेंज हो रहा, यानी स्टार्ट में जो एंगल है फॉर एग्जांपल अगर ये 45 डिग्री है तो यहां पर आने तक भी ये उतना ही है। और सम टाइम बच्चे ये समझते हैं कि सर ने यहां करीब करके बनाया, ये एंगल छोटा है और आगे जो बनाया है तो ये एंगल बड़ा है। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी कि बच्चा समझता है कि दो एंगल सर ने बनाए हैं ना, तो ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। याद रखिएगा दोनों एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहला 45 है तो दूसरा भी 45, इसका मतलब इसका एंगल नहीं चेंज हो रहा, वो कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों ऐसा ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा, यानी ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है या स्पीड का है, और ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप कांस्टेंट है, यानी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी होगा। इसके बाद अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी इसका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो बच्चों इसका जो टाइम के साथ एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये देखें, ये स्टार्ट में ऐसे है फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाता है, यानी इसका एंगल कम होता है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये इसका डिक्रीजिंग होगा। याद रखिएगा एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव शर्त नहीं है। इसकी एग्जांपल यूं समझ लें कि जैसे अगर पहले एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरे में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, और तीसरे में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। यानी पहले सेकंड में 5 फिर 3 फिर 1 हुआ, पॉजिटिव ही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, यानी 5 से 3 हुआ, 3 से फिर 1 हो गया। तो ये जो है ये स्लोप इसका क्या होगा? स्लोप इसका डिक्रीजिंग होगा, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, उसका नेगेटिव होना शर्त नहीं है। और बच्चों अगर इस तरह का ग्राफ हो वेलोसिटी टाइम के दरमियान, तो इसका एंगल ये देखें एक्स एक्सिस के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग होगा।
ये उसी तरीके से उल्टा कर लें, जैसे पहले सेकंड में अगर 1 हुआ है तो फिर अगले सेकंड में 3 का चेंज आ जाए, फिर उससे अगले सेकंड के अंदर 7 का चेंज आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी टाइम के साथ साथ इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। फिर बच्चों ये एक एस्पेक्ट दिया है कि आपको दो ग्राफ दे दिए जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपको कहा जाए कि दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो डिटरमाइन करें। अब कर्व 1 अगर इसको कहता है, नीचे वाले कर्व को 1 कह देता है, ऊपर वाले को 2 कह देता है। कर्व 1 30 डिग्री के एंगल पर है, कर्व 2 45 डिग्री के एंगल पर है, तो बच्चों इनके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? बच्चों सिंपली कैलकुलेट कर लें, अगर 1 का 2 के साथ तो tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45, यानी कि जो टेंजेंट्स का रेशियो होगा इनके, वही इनके एक्सेलरेशन का रेशियो भी होगा। अब tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, tan 45 जब 1 होता है तो 1/√3 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, पेपर में वैसे देखा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, ये भी आपने करना है। और बच्चों ये क्योंकि हमारे सिलेबस में डिफाइंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन आपको कुछ ब्रांड्स की बुक के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी मिलेगा, तो बहरहाल ये कर लें तो ठीक है, अदरवाइज जब सिलेबस में मेंशन ना हो तो मैंने देखा है वो चीज नहीं आती। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो इसका स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी की वैल्यू देता है, और फिर वही सारे स्लोप के रूल जो एक्सेलरेशन पर अप्लाई होंगे वही सारे के सारे रूल वेलोसिटी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं उनके लिए लाजमी होता है कि ऑब्जेक्ट की मोशन रेक्टिलिनियर हो, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो, और एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो तो वो यूनिफॉर्म हो, फिर इन इक्वेशंस को यूज किया जाता है। एक और तीसरी बात, ये दो बातें हो गई, रेक्टिलिनियर मोशन हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और तीसरी इनमें हम डायरेक्शंस को यूज नहीं करते, लेकिन प्लस माइनस जो हमने यूज करना होता है वो इनिशियल वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू है, कि इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है, अगर एक्सेलरेशन वगैरह उसी डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में हो, तो फिर उनको पॉजिटिव ले लिया जाता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो तो फिर वी आई और डिस्टेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि उनकी तो डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, लेकिन एक्सेलरेशन फिर उनको पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया जाता है। बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, दोनों सालों में इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन आया, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर 3 MCQ राइट डाउन किए हैं, और ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने डाटा देखकर सिर्फ जज करना होता है कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई होनी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए कि कार ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड डिसेलरेटेड यूनिफॉर्मली at a rate 5 meter per second come to rest in 5 seconds, find distance, के डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी। अच्छा बच्चों, अब आप इसका डाटा देख लें, आपको गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिसेलरेटेड का वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिसेलरेटेड का वर्ड आ जाता है ना तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। होता क्या है बच्चे, जब इक्वेशन यूज करते हैं s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ है ना प्लस, और a जब माइनस होता है तो वो प्लस को माइनस बना देता है। अब बच्चा अगर वहां वो प्लस कर जाए तो वो गलती कर बैठता है, तो ये ख्याल करना है, अगर एक्सेलरेटेड है तो उसको पॉजिटिव लेना है, डिसेलरेटेड है तो नेगेटिव लेना है। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर इक्वेशन कौन सी यूज होगी जी, ये सेकंड डिस्टेंस के अंदर याद रखिएगा, या सेकंड इक्वेशन होती है, थर्ड होती है, और इसके अंदर क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है जी, कम्स टू रेस्ट है तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है एस, यानी आप इसको सेकंड से भी कर सकते हैं और थर्ड से भी कर सकते हैं। तो बच्चों किसी एक से ट्राई करते हैं, सेकंड इक्वेशन से ट्राई कर लेते हैं कि एस इक्वल वी आई टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 25 है, टाइम कितना है बच्चों 5 सेकंड्स है, प्लस हाफ, और डिसेलरेटेड था तो अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने बच्चों यूज करनी है वो -5 होगी, और इसके बाद टाइम कितना था 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, रिमेनिंग कैलकुलेशन अब आपने खुद कर लेनी है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ये मेरा ख्याल है 62.5 मीटर आ जाएगा।
बहरहाल ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ कार एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेटेड है तो यहाँ ए आपने पॉजिटिव यूज करना है, व्हेन इट्स स्पीड इज 50 मीटर पर सेकंड, यानी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, फिर एक्सेलरेट हो गई। फाइंड द टाइम इन विच इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अब आपने टाइम निकालना है, इसके लिए बेस्ट होगी वो फर्स्ट इक्वेशन है Vf इक्वल Vi। अब आपने a को प्लस लेना है, और बच्चा सोचता है कि फाइनल वेलोसिटी तो गिवन ही कोई नहीं है, तो याद रखिए आपको इनिशियल जब दिया है और उसने कहा इनिशियल का डबल हो गई, तो आप इसको डबल कर लें, तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल 100 आ जाएगी। इनिशियल कितनी थी बच्चों, 50 थी, प्लस a हमारे पास कितना था, 5 था, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है 50 इधर आकर, तो 50 ओवर जी 5t आ जाएगा। अब 5 को डिवाइड कर दें तो ये 10 सेकंड्स के अंदर इस तरह होगा कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अच्छा बच्चों, उसके बाद तीसरा एमसीक्यू देखिए इनसे रिलेटेड, कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस 10 मीटर पर सेकंड टू 50 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड। अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 50 मीटर पर सेकंड हो गई 3 सेकंड के अंदर, तो आप डिस्टेंस निकालें। अच्छा, अब होगा क्या, अब जब आप इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन लगाने लगेंगे ना, आपको होगा कि s इक्वल VIT, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ इसका, एक्सेलरेशन या तो कैलकुलेट कर लें। दूसरा कि आप सोचेंगे कि चलें जी मैं इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं, तो बच्चों उसके लिए भी फिर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो सेकंड के लिए और थर्ड के लिए एक्सेलरेशन होना लाजमी है। लेकिन एक बड़ा मजे का जुगाड़ है जो ऐसे क्वेश्चन में लग जाता है कि अगर उसमें 2 स्पीड्स दी हुई हो, 2 स्पीड्स हो, 2 से ज्यादा पर ना लगाइएगा, तो फिर आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल रिलेशन है s इक्वल VT। तो इस तरह भी आप इसको एवरेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों फिर ये हमारे पास क्या आ जाता है डिस्टेंस जी, तो एवरेज निकाल लें इसकी के 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी नहीं 10 प्लस 50 हो गई थी 2, और कितना टाइम 3 सेकंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60/2 30 आ जाएगा, और 30 इंटू 3 बच्चों कितना आ जाएगा 90 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यही इक्वेशन फ्री फॉल मोशन में ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं फ्री फॉल मोशन के अंदर। ये बच्चों मैंने फ्री फॉल मोशन आपके सामने बनाई है। इसके अंदर ये एक एग्जांपल दी हुई है कि जब एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो थ्रो होने के बाद वो कितने डिस्टेंस और टाइम के अंदर वापस आती है, वो 2 सेकंड के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस 20 मीटर तक जाती है, फिर उसके बाद वो बॉल नीचे आ जाता है। तो हो सकता है कि वो आपको कह दे कि ये एक बॉल का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों आपकी बुक में ही इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दिया हुआ है कि स्टार्ट में जब बॉल को थ्रो किया है तो 20 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड के बाद जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर आ जाती है तो बच्चों उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर ऊपर वाले के विद रिस्पेक्ट टू फिर बॉल जब नीचे आती है तो फिर उसकी डायरेक्शन आप वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑपोजिट ले लेते हैं। तो 4 सेकंड के अंदर ये बॉल इस तरह ऊपर जाके वापस आ जाती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बच्चों इसके अंदर चंद फैक्ट बड़े मजे के हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप का मतलब होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि बच्चे अगर इसको समझ लें तो फ्री फॉल के क्वेश्चंस वो सॉल्व किए बगैर जवाब दे लेते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है ना हर सेकंड के बाद, वो फिक्स है, वो 10 का है। वैल्यू ऑफ जी आमतौर पर 10 ली जाती है, 10 का चेंज आएगा, यानी ऊपर से नीचे आते हुए 10 इंक्रीज करेगा और नीचे से ऊपर जाते हुए 10 डिक्रीज करेगा। अब इसी को देखें कि अगर बॉल को थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ, तो 1 सेकंड के बाद इसने 20 से 10 पर आ जाना है और दूसरे सेकंड के अंदर 0 पर। फिर जब ऊपर से नीचे आना है 0 से 1 सेकंड के बाद 10 पर
और फिर दूसरे सेकंड के अंदर इसने 20 पर चला जाना है। तो इवन आप बता सकते हैं कि एक सेकंड में 20 से 10, दूसरे में 10 से 0, तीसरे सेकंड के अंदर 0 से 10 और चौथे सेकंड के अंदर 10 से 20, यानी 4 सेकंड के अंदर इसकी फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट इसने 2 सेकंड में अटेन कर लेनी है। तो ये आप सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनको प्रॉब्लम आता है, फिर आप इनको उन्हीं इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन की हैं। फर्क क्या होगा, बस ए को रिप्लेस कर लेना है जी से। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ना सॉल्व करके देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने बना दिया है कि बॉल को थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से ऊपर की तरफ, टाइम निकालना है 20 मीटर तक जाने के लिए। अब बच्चों हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं कि S इक्वल VIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। बच्चों वजह समझ आ रही होगी माइनस को यूज करने की, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है जी। अब डिस्टेंस दिया हुआ है 20, इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है और -1/2 g को 10 यूज कर लीजिएगा t, तो ये हमारे पास आ जाता है 20t और -5t स्क्वायर। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बहरहाल इसको फैक्टराइज करके आपके पास टाइम के 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक देखिएगा 2 सेकंड आएगा, एक कोई और आ जाएगा माइनस में आएगा, तो 2 सेकंड इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बच्चों, फिर इसके बाद वेलोसिटी के ऊपर तो ये एस्पेक्ट यूज हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा डिस्टेंस पर नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है ना पर सेकंड, वो एक जैसा नहीं होता। वेलोसिटी तो ये है ना, एक सेकंड के बाद 10, फिर दूसरे में फिर 10 इंक्रीज होगी, फिर तीसरे में फिर 10 इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो वेलोसिटी को 10 10 10 इस तरह चेंज करता रहता है। लेकिन बच्चों डिस्टेंस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी कम होती है। जब ऑब्जेक्ट गिरना शुरू करता है तो वो पहले सेकंड में थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, फिर जब वो उसके नीचे आ जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो दूसरे सेकंड तीसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड और बढ़ती है। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो गई हो, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देता है। बच्चों इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि पहले सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होता है। जी बच्चों, तो मैं इसको लिख रहा हूं S1 इक्वल VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। बच्चों ये मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं पहले सेकंड के अंदर। तो हमने इसको क्योंकि ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो 1/2 G को 10 ले लें और टाइम आपने पहला सेकंड लिया हुआ है 1 सेकंड, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ना जब सरगोदा बोर्ड में आया था, उन्होंने पूछा कि एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो वो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो बच्चों ने इसको 10 मीटर ही लगा दिया था। तो ये कितना होता है, ये बच्चों 5 मीटर होगा। अच्छा, अब जल्दी से दूसरा निकालते हैं कि दूसरे सेकंड में कितना करेगा। बच्चों दूसरे सेकंड के अंदर आप वही लेना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 G10 और 2 का स्क्वायर, ये एक कट जाएगा, ये 20 मीटर आ गया। अच्छा, अब फर्क देखें, पहले सेकंड में 5 मीटर और 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर। 2 सेकंड यानी मैंने यहां से लिया है, यहां से लेकर यहां तक ये 20 मीटर कवर हुआ है। और पहले सेकंड में कितना था बच्चों, पहले में 5 मीटर था। इसका मतलब अगर आप नोट करें ना, तो पहले सेकंड के एंड से लेकर दूसरे सेकंड के एंड तक, स्टार्ट से लेकर और एंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है बच्चों, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इसके बाद अगर आप तीसरे सेकंड के अंदर निकालें तो तीसरे सेकंड के अंदर क्या होगा, इसी तरीके से VI तो 0 है, तो आपके पास 1/2 G10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, 90/2 45 मीटर। यानी अगले सेकंड के अंदर ये 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा। याद रखिएगा ये एस्पेक्ट ई कैट के अंदर कई बार पूछा गया है, ये बड़ा डिस्टर्बिंग है कि वेलोसिटी का चेंज तो इक्वल आता है, डिस्टेंस इक्वल चेंज नहीं होता। पहले सेकंड में थोड़ा डिस्टेंस कवर होता है, फिर दूसरे में और ज्यादा हो जाता है, तीसरे में और ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को एक ही जगह से ड्रॉप करें ना, अगर एक ही जगह ड्रॉप करें, लेकिन इस तरीके से ड्रॉप करें कि उनमें थोड़ा फर्क हो, इस तरीके से
कि ये हो। अब होगा क्या, जब आप इन दोनों को अगर ड्रॉप करेंगे ना तो फिर ये वाला ऑब्जेक्ट अगर इसने ज्यादा स्पीड गेन करना शुरू कर दी तो फिर इनके दरमियान जो गैप होता है, जैसे जैसे यानी ये यूं नीचे गिरेंगे ना, इनके दरमियान जो गैप होता है वो बढ़ता चला जाता है। ये बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी का चेंज तो इक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन डिस्टेंस का चेंज इक्वल नहीं होता। यानी पहले सेकंड में कुछ और होता है, दूसरे में कुछ और होता है, तीसरे में कुछ और होता है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए आपने उसको लाजमी सॉल्व करके देख लेना है। बच्चों फिर वैल्यू ऑफ जी की वेरिएशन है वो आपने राइस की टेक्स्ट बुक से देख लेनी है कि किस तरीके से वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है। बस ये याद रखिएगा कि 9.8 जी की सबसे बड़ी वैल्यू है जो अर्थ की सरफेस पर होती है, ऊपर जाने से भी वैल्यू ऑफ जी कम होती है और डेप्थ यानी अर्थ के सेंटर की तरफ जाने से भी वैल्यू ऑफ जी कम होती है। सबसे ज्यादा वैल्यू सरफेस पर ही होती है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।